क्या वादों के जाल को बुनकर राजनीति करना सीख गए अरविंद केजरीवाल? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद वादों की बौछार तो करी, बल्कि आरोपों की भी बौछार करनी शुरू कर दी है। किस तरीके से वादों को और आरोपों के जाल में दिल्ली की जनता को फंसाकर आने वाले समय में क्या दिल्ली की सरकार को वापस पाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? इन्हीं सब बातों को एक चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलकांत जी, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नमस्कार कमलकांत जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस के टू के पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरीके से कमलकांत जी आपने देखा कि दिल्ली का घटनाक्रम सर्दी के बाद बड़ी तापमान बढ़ा हुआ है, क्या लगता है कि क्या वादों के जिस तरीके से यमुना की बात करें, अगर अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने कहा था कि अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो तो निश्चित ही मुझे दिल्ली की जनता वोट ना दे, लेकिन वो वादे तो भूल ही गए और नेताओं के ऊपर आरोप लगाकर किस तरीके से क्या जनता को फिर से वादों के जाल में फंसा पाएंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की शुरू से आदत रही है कि आरोप लगाकर, दूसरों को बुरा दिखाकर, काला दिखाकर वो अपने आप को सफेद दिखाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो अन्ना हजारे का आंदोलन चला था उनके गुरु के अध्यक्षता में या अगुवाई में, उस समय केजरीवाल का एक क्रेज था, क्योंकि वो एक नई पॉलिटिक्स को जन्म देते हुए दिख रहे थे और वो पॉलिटिक्स देश को चाहिए थी, आज भी चाहिए। लेकिन अ, अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन का उपयोग करके और वो राजनेता बन गए। राजनेता बनने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अगर वो उसी तरह की राजनीति करते रहते, जिस तरह का उन्होंने वादा किया था, वो उससे पीछे हट गए और वो वैसी राजनीति करने लग गए जैसे कि दूसरे सभी दल करते हैं, और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। थूको और भागो, ये उनकी नीति है। दूसरों पर थूकते हैं, आरोपों की थूक फेंकते हैं और भाग जाते हैं, ताकि वो कोई जवाब ना दे सके। जवाब दे तो इनको उसका फिर जवाब ना देना पड़े, उसके जवाब का जवाब ना देना पड़े। तो इनकी राजनीति कोई बहुत अच्छी राजनीति रही नहीं रही है। रादर इनकी राजनीति औरों से भी गंदी रही है, और इन्होंने देश में एक ऐसी कल्चर को जन्म दे दिया है जिसमें आप लोगों को मुफ्त बाँटते रहो, उनको ज़रूरत है या नहीं है, और उसके आधार पर आप उनके वोट लेते रहो, सत्ता में बने रहो और अपनी राजनीति बढ़ाते रहो और अपने काम करते रहो। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति कोई बहुत अच्छी राजनीति में आज की तारीख में नहीं आती है। लेकिन जो वादों के ज़रिए चुनाव जीते दिल्ली के 1-2 बार, उसको फिर कांग्रेस ने अपनाया और फिर बाकी सबकी मजबूरी हो गई अपनाना। तो अंट-शंट जो प्रलोभन है सबने देने शुरू कर दिए, और बीजेपी भी उसमें मोटे तौर पर शामिल हो गई। कुछ चीज़ें बीजेपी थोड़ा अलग से देती है, लेकिन मुफ़्त तो मुफ़्त ही है। जिस तरीके से ये अभी आपने कहा कि राजनीति का स्तर इतना बदल गया है कि मुफ्त देकर वोट लेना, क्या नहीं लगता कि आने वाले समय में इससे बहुत ज्यादा परेशानियां, आर्थिक बोझ भी राज्यों के ऊपर पड़ेगा? और जिस तरीके से एक आम जनजीवन को अच्छी सरकार होने की एक उम्मीद रहती है, वो सरकार की उम्मीद, जनता की उम्मीद पर भी पानी फिरने वाला है आने वाले समय। माफ़ कीजिएगा। देखिए, जब सरकार के पास बजट नहीं होता है, दिल्ली रिवेन्यू सरप्लस स्टेट थी, यानी रिवेन्यू ज़्यादा आता था, खर्चा कम होता था। लेकिन अब इन्होंने मुफ़्त दे-दे के उसको रिवेन्यू डेफ़िसिट कर दिया है, यानी अब खर्चा ज़्यादा होता है और रिवेन्यू कम आता है। जी। कोई भी स्टेट ऐसी स्थिति में फंक्शन नहीं कर सकती है। आप जिन स्टेट्स ने मुफ्त माल दिया है, इन्होंने पंजाब में वादे किए, कुछ नहीं कर पाए हैं। पंजाब में सरकारी नौकरों को तनख्वाह देने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं हैं। डेवलपमेंट तो छूट ही जाता है, जिसमें सबका भला होता है। जब सिटी का डेवलपमेंट होता है या स्टेट का डेवलपमेंट होता है, उसका लाभ सबको मिलता है। सही सामान्य अच्छा जीवन जीने में, साफ-सुथरा जीवन जीने में, ट्रैफिक के चलने में,
मतलब तमाम तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, स्पष्ट वायु में। इन्होंने कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसको कहा जाए कि ये काम बहुत अच्छा किया। ये तो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हजारों इनके वादे थे, लेकिन एक भी कदम ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि इन्होंने ये बड़ा काम कर दिया। इनकी पूरी राजनीति जो है वो मुफ्तखोरी पर चल रही है, कि लोगों को मुफ्त दो, गंदी आदतें डालो और उससे जो है वोट कमाओ। तो सरकारी धन बांट कर ये वोट कमा रहे हैं। इस बार भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही फंसे हुए हैं, क्योंकि शराब घोटाले में जेल में भी हुआ है। और जब सबसे बड़ा मामला जो है वो शीश महल का बन गया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको छू लिया, उसके बाद ये काफी तमतमाए हुए हैं। भाई, प्रधानमंत्री जिस घर में रहते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के हर जो बड़ा नेता होता है, वीआईपी नेता होता है, उसके थ्रेट परसेप्शन होते हैं। उस थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उसको रहना होता है। उसको इंटरनेशनल, ये अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं प्रधानमंत्री से। अरे आप ना पिद्दी के शोरबा। भाई, आप हैं क्या? एक छोटी सी आधी स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, और प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो 544 लोकसभा की सीटों में जीत के आया है। आपके यहाँ कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 7। तो आप और दिल्ली की औकात कितनी है राष्ट्रीय राजनीति में, वो इससे अंदाज लगा लीजिए। कहाँ 544 45 सीटें और कहाँ 7 सीटें। उनमें से भी आप एक नहीं जीत पाते हैं। तो प्रधानमंत्री से जब कंपेयर करोगे तो लोकसभा के लेवल पर कंपेयर होगा ना, राज्य विधानसभा के लेवल पर तो कंपेयर नहीं हो सकता है। तो आप 0 सीट जीते हुए हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं वो आज की डेट में 240 सीटें तो जीते ही हुए हैं। 2 बार से वो फुल टर्म पूरी मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपका उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए कंपैरिजन ही बेजा है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कभी ये वादा नहीं किया था कि भैया मैं छोटी सी झोपड़ी में रहूंगा, भैया मैं मारुति में चलूंगा, भैया मैं ऑटो रिक्शा में आऊंगा जाऊंगा। आपने तो वादे किए थे ना, इसलिए सवाल इसलिए आपके पास है। औरों से क्यों नहीं पूछा जाता है? आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपने वादा किया था कि मेरे को तो 2 कमरे का फ्लैट बहुत है। अब वो 2 कमरे का फ्लैट कहाँ और आपका शीश महल कहाँ, जहां पर इतना पैसा खर्च होता है? प्रधानमंत्री ने तो ये कभी नहीं कहा कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। तो आपने झूठे वादे करके चुनाव जीतने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई झूठा वादा तो नहीं किया। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे। आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं 15 लाख दूंगा। ये सब मुंह में डालने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जितना विदेश से पैसा आ जाए उसको अगर जनता में बांटा जाए तो वो 15 लाख बनता है। इसका मतलब और है, और ये कहना का मतलब और है कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर अभी कैपिटा आपने गिनती होती है ना। जी तो जी प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा वादा नहीं किया है जो वादे आपने किए हैं, और आप अपने वादों से मुकरे हैं। सवाल ये है। और 2 कमरे का फ्लैट में रहने वाले एक शीश महल बनाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे जनता के। छोटी सी सिटी, प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके घर का खर्चा अगर आप निकाल भी लें तो मान लीजिए वो बैठेगा 1 रुपया प्रति व्यक्ति, मान लीजिए देश की जनता के हिसाब से। और आपका अगर निकाल लिया जाए तो बैठेगा 100 रुपए प्रति व्यक्ति दिल्ली की आबादी से। तो आप उनके मुकाबले 100 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक अंदाज बता रहा हूँ, कोई कोई ऐसा कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। मैं एक अंदाज की बात कर रहा हूँ। वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो देश के बेसिस पर ही उनको देखा जाएगा या उनके कृत्यों को देखा जाएगा। आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, और अब तो दिल्ली को भी नहीं करते हैं। आपने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आप एक आम एमएलए है, और एक और झूठ बोल रहे हैं कि मैं फिर चीफ मिनिस्टर बनूंगा। आप चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक आप शराब घोटाले से बरी नहीं हो जाते तब तक एक तरह से आपके चीफ मिनिस्टर बनने पर रोक लगा रखी है। ना आप किसी फाइल को साइन कर सकते हैं, ना आप अपने ऑफिस में जा सकते हैं। इस टर्म में नहीं जा सकते तो अगली टर्म में कैसे जाएंगे? जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ही नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे? तो ये भी एक झूठ है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। चीफ मिनिस्टर तो आजसी को ही बना के रखना पड़ेगा, या किसी और को आप चुने। जी।
अभी जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे झूठ की एक इमारत पर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर खड़ा है, अभी उन्होंने हाल ही के अंदर जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी ये कोशिश करती है कि जनता को लुभा ले और उसी के लिए घोषणाएं करती है। अभी हाल ही के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीने की एक योजना लाई है, जिसके तुरंत बाद दिल्ली के इमाम भी जाकर खड़े हो गए थे कि हमें भी पिछले कुछ समय से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इस पर क्या लगता है कि क्या दिल्ली की जनता नहीं देख रही है कि, या फिर उन पुजारियों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल केवल चुनाव जीतने के लिए ही इस तरीके का काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अगर देश एक सेक्युलर स्टेट है, देश में अगर सेक्युलरिज्म है, तो भाई मंदिर और मस्जिदों के पुजारियों को और मौलानाओं को सरकारी खजाने से क्यों दिया जाए? क्यों इतने अधिक आप मंदिर या मस्जिद बनाते हैं? वो तो चलाएंगी ना, सोसाइटी के लोग चलाते हैं ज्यादातर जी। मंदिर तो। जी। जी। और मौलानाओं को पहले से ही ये दिया जा रहा है, वही गलत है। क्यों हम्म। चलाएं भाई? उनका हम्म। वक्फ बोर्ड है, वो देगा। हम्म। उनके अपने बोर्ड है, या जो मोहल्ले में एक मस्जिद बनाई जाएगी वहां के लोग देंगे। ये तो स्टेट का हम्म। काम नहीं है ना देना। जी। तो ये जो उल्टा पुल्टा काम ये कर रहे हैं मौलानाओं को, और जो वहां घोषणाएं करते हैं उनको भी पैसे देते हैं, जब इसके ऊपर आलोचना होने लगी कि इनको देते हैं तो फिर पुजारियों और ग्रंथियों को भी दीजिए। उन्होंने क्या पाप किया है? तो वहीं भाई पंजाब अगर में तो देते पुजारी, नहीं है, जबकि तो पंजाब के अंदर हाँ, तो इनकी पूर्ण अगर आप बहुमत की सीरियस सरकार है। हैं तो पंजाब में दीजिए। पंजाब में 10,000 गुरुद्वारे हैं। एक गुरुद्वारे में ग्रंथी जो होते हैं, वो 4-5 की संख्या चाहिए होती है, 6-7 की संख्या उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि गुरुद्वारा सुबह 4 बजे खुलता है, रात को 8 बजे बंद होता है। तो एक व्यक्ति से काम नहीं चलता है। फिर वहां कीर्तन होता है, कीर्तन में 3 व्यक्ति चाहिए होते हैं, कम से कम 2 तो चाहिए ही होते हैं। फिर वहां मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए होते हैं। तो वहां अगर 10,000 गुरुद्वारे हैं, तो 10,000 गुरुद्वारों में 30,000 लोगों को आप पैसे देंगे। फिर मंदिर है, मंदिर तो असंख्य संख्या में है। जो गुरुद्वारे हैं वो तो जितने हैं, मंदिर तो असंख्य हैं। और मंदिर का कोई कंसेप्ट नहीं है कि बहुत बड़ा मंदिर भी होना चाहिए, मंदिर छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप उनको देने लगेंगे तो उनकी संख्या कितनी है? एक हम्म। मंदिर को चलाने के लिए भी कम से कम एक मंदिर में 5-6 होने चाहिए। क्या क्राइटेरिया है? तो मतलब 1,00,000 2 लाख तो पुजारी और मौलाना और ग्रंथी ही हो जाएंगे। जी। तो आपने बैंड बजाना है स्टेट की इकोनॉमी। इनके समय में कोई विशेष तरक्की दिल्ली की नहीं हुई। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक के लिए कोई कुछ नहीं करता है। ट्रैफिक होने की वजह से पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। पोल्यूशन को कुछ नहीं करते हैं। तो भैया दिल्ली में ना साफ सफाई, हम एमसीडी में आएंगे तो एक सरकार होगी, ये करेंगे वो करेंगे। सड़कों पर वैसे ही गंद मचा हुआ है। कोई इन्होंने नया तरीका नहीं अपनाया है कि हम जो सड़क के किनारे बने हुए कूड़ेदान है उनका कोई सिस्टम निकालें। भाई जरूरी है ऊपर सड़क दान, उसको अंडरग्राउंड बना दीजिए। कम से कम चलते व्यक्ति को बदबू तो नहीं आएगी। उसको निकालने का एक सिस्टम बना लीजिए। नए व्हीकल ले लीजिए। कुछ तो करके दिखाइए जो लगे कि हाँ इन्होंने ये किया। देश में जो आज विकास की गति है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ज्यादा शुरू हुई सड़कों से। और गुजरात में उसका मॉडल बने नरेंद्र मोदी, और उसकी वाहवाही चारों तरफ फैली, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री दिखाने लायक हुए। आप सिर्फ झूठ बोल बोल के मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं एक कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार काम भाई मानेंगे? नाम कट्टर कहने से कोई आपको कट्टर ईमानदार नहीं मानने वाला है। आपको दिखाना होगा करके। प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष होना चाहिए। मुझे अपनी आंख से दिखना चाहिए। आप मेरे कानों से सुन के मैं नहीं मानूंगा। वो फ्रॉड जिस तरीके व्यक्ति से हैं। आपने कहा कि योजनाओं के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यमुना की सफाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली की जनता देख रही है। अब इनके यमुना वो की वीडियो चल रहे हैं कि जी। पिछले इलेक्शन में इन्होंने कहा था 2025 तक कर दूंगा साफ। क्या जी। साफ किया? वही झाग बन रही है केमिकल की। जी। यानी जो गंद यमुना के अंदर फेंका जा रहा था, वो फेंका जा रहा है। उसमें कुछ नहीं। आप किया क्या है आपने? रूटीन वर्क के अलावा हमने एजुकेशन में ये किया। क्या किया भाई एजुकेशन में? कितने सरकारी स्कूल और
सरकार सिर्फ एक ही चीज पर चलती है क्या? एक मान लीजिए आपने गरीब के बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया, मैं एक आपके कहने के लिए मान लेता हूं भाई, तो सिर्फ उसी पर जीवन चलेगा क्या मेरा? मुझे साफ हवा नहीं चाहिए क्या? मुझे ट्रैफिक से राहत नहीं चाहिए क्या? मुझे डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? या सिर्फ मैं गरीब के बच्चे को आपने दे दिया, हालांकि कुछ दिया नहीं है, एक भी स्कूल नहीं बना है, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना है, लेकिन मैं मान भी लूं तो सिर्फ, तो फिर सरकार के सारे डिपार्टमेंट किसने हैं? सब डिपार्टमेंट को बंद करिए और स्कूल पर पैसा लगाइए बस। सारे डिपार्टमेंट और मंत्री तो इसीलिए होते हैं ना कि सब जगह काम होगा, तो काम करके दिखाइए ना। सबके लिए अलॉटमेंट होती है फंड की, फंड सरप्लस था तो मतलब जिस डिपार्टमेंट को जितना फंड चाहिए था वो फंड अवेलेबल था, तो वो बाकी पैसा कहाँ गया? मान लीजिए स्कूलों में आपने कुछ लगाया भी, तो बाकी पैसा कहाँ गया? रोड ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ? सफाई का क्या हुआ? हॉस्पिटल का क्या हुआ? स्वास्थ्य का क्या हुआ? आधे आपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले आधे बंद पड़े हैं। हालांकि मेरे हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक का कोई वैल्यू नहीं है, हर हॉस्पिटल 5 किलोमीटर पे मिल जाता है। हॉस्पिटल बनाइए, पूरी जनता को लाभ मिलता है उससे। हॉस्पिटल के अंदर ही मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए, अलग बनाने की क्या जरूरत है? आदमी को घर से निकल के थोड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे में घुसना है, 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो ई रिक्शा में चला जाएगा। मतलब कंसेप्ट क्या है वो मेरी समझ से बाहर। पर खैर, वो भी बंद पड़े। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल के समय में बदहाल हुई है, और निश्चित ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वादों का पुलिंदा देकर जनता को फिर से आने वाले समय में वोट लेना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार इस झांसे में नहीं आएगी और सत्यता जांच कर ही आने वाले समय में वोट करेगी। आप आज हमारे साथ इस विषय पे जुड़े, आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया और दिल्ली की राजनीति को भी थोड़ा सा समझने की हमने कोशिश की, हमारे व्यूअर्स ने समझने की कोशिश की। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।